हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स स्टेबिलिटी डायग्राम। तो सबसे पहले रिडॉक्स स्टेबिलिटी डायग्राम होते क्या हैं। तो किसी भी तत्व की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं और उनके इलेक्ट्रोड विभव के बीच में परस्पर रिलेशन को बताने वाले आरेख को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स स्टेबिलिटी आरेख या रिडॉक्स स्टेबिलिटी डायग्राम। तो ये रिडॉक्स स्टेबिलिटी डायग्राम जो है वो 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 है लैटिमर आरेख, नंबर 2 फ्रॉस्ट और नंबर 3 है पोर बॉक्स आरेख। तो सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे लैटिमर आरेख के बारे में। तो लैटिमर आरेख क्या होता है, कोई भी तत्व है उसकी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं की जो स्पीशीज है उसको हम क्षैतिज तीरों द्वारा जोड़ देते हैं। तो इन क्षैतिज तीरों के ऊपर हम क्या लिख देते हैं, उस ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित, उस ऑक्सीकरण अथवा अपचयन अभिक्रिया से संबंधित रिडॉक्स पोटेंशियल के मान को और उन स्पीशीज के ऊपर क्या लिख देते हैं, ऑक्सीकरण अवस्थाओं का मान। जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन अम्लीय माध्यम में नाइट्रोजन की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के लिए लैटिमर आरेख जो है दिया गया है, जिसमें NO3 - N2O4 में HNO2, उसके बाद NO और N2 में। तो इन अर्ध अभिक्रियाओं के लिए इनके अपचयन विभव के मान लिखे हुए हैं। NO3- जब N2O4 में कन्वर्ट होता है तो इस अभिक्रिया के लिए अपचयन विभव का मान 0.803 है। तो इसको हम इस क्षैतिज तीर के ऊपर लिख देते हैं और विभिन्न जो स्पीशीज हैं उनसे संबंधित ऑक्सीकरण अवस्थाओं को ऊपर दर्शाया गया है। जैसे कि NO3- के लिए +5, N2O4 के लिए नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है +4। तो कोई भी लैटिमर आरेख बनाते समय उसमें जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है उसको सदैव लेफ्ट साइड में लिखते हैं और जो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था है उसको हम क्या करते हैं, हमेशा राइट साइड में लिखते हैं। यदि हमें कोई भी अर्ध सेल अभिक्रियाएं दी हुई हों किसी भी तत्व के लिए, तो उसके लिए हम लैटिमर आरेख कैसे बनाते हैं, अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ लैटिमर आरेख कैसे होता है, इसको हम नाइट्रोजन के एग्जाम्पल द्वारा समझा सकते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं की अर्ध सेल जो अभिक्रियाएं हैं उनको दिया गया है। इससे हमें क्या बनाना है, लैटिमर आरेख। तो लैटिमर आरेख बनाने के लिए क्या करते हैं, विभिन्न जो अर्ध अभिक्रियाएं हैं उनमें उपस्थित H आयनों को, इलेक्ट्रॉन्स को और H2O को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और केवल जो तत्व की जो विभिन्न स्पीशीज हैं जिनमें ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन हो रहा है केवल उनको लिखते हैं। तो जैसे कि इसमें नाइट्रोजन के लिए 4 अर्ध अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, जिसमें NO3- सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 में। तो सबसे पहले हम उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था जो नाइट्रोजन की है वो +5 है, वो किस स्पीशीज में उपस्थित है, NO3- में। तो सबसे पहले NO3- लिखते हैं, उसके बाद इसको एक क्षैतिज तीर द्वारा N2O4, उसके बाद HNO2, देन NO और उसके सबसे लास्ट में N2, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, 0 है। अब इन क्षैतिज तीरों के ऊपर इस अर्ध अभिक्रिया से संबंधित अपचयन विभव के मान को लिख देते हैं और लास्ट में इन स्पीशीज के ऊपर उस तत्व की यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था लिखी जाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं N2O4 में इसके ऊपर ऑक्सीकरण अवस्था जो है +4 लिखी है। इसका मतलब है कि N2O4 में नाइट्रोजन जो है +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है। इसके बाद अब हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ClO4- कन्वर्ट हो रहा है ClO3 में, HClO2 में HClO, Cl2 एंड देन Cl- में। तो अब इस लैटिमर आरेख के उपयोग क्या हैं। तो सबसे पहला है कि कोई भी हमें लैटिमर आरेख दिया गया है तो उस आरेख से हम आरेख से हम क्या बना सकते हैं, विभिन्न अर्ध अभिक्रियाएं बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्लोरीन की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के लिए लैटिमर आरेख दिया गया है। इसे हमें क्या प्राप्त करना है, इस क्लोरीन की विभिन्न अर्ध अभिक्रियाएं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम जिन युग्मों की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन हो रहा है सबसे पहले उनको लिख लिया जाता है। जैसे कि ClO4- ClO3 में बदल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं,
इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जिस साइड में ऑक्सीजन की संख्या कम है तो ऑक्सीजन की संख्या कम वाली साइड में H2O के मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। जैसे कि ClO4 जब ClO3 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें राइट साइड में ऑक्सीजन की जो संख्या है वो एक कम है, तो हम राइट साइड में क्या जोड़ रहे हैं, H2O जोड़ देते हैं। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसकी विपरीत दिशा में H आयनों को जोड़ दिया जाता है। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन को आवेश को संतुलित करने के लिए क्या जोड़ देते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देते हैं। यदि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न हो रही है तो उस अवस्था में क्या करते हैं, जिस साइड में ऑक्सीजन की संख्या कम है उधर OH आयन जोड़ते हैं और फिर OH आयन में से हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड में H2O को जोड़ते हैं और अंत में उसी की तरह ही इलेक्ट्रॉन जोड़कर आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अम्लीय माध्यम में हमने विभिन्न जो आरेख हमें दिया हुआ है ClO4, उसके लिए सभी के लिए हम अर्ध अभिक्रियाएँ आसानी से निकाल सकते हैं। ClO3 जब HClO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, राइट साइड में एक मॉलिक्यूल H2O का, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसमें 2 H आयन जोड़ेंगे और आवेश को संतुलित करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं और अभिक्रिया के अंत में उस अभिक्रिया में जो अपचयन विभव का मान है उससे लिखा जाता है। इस अभिक्रिया के लिए E0 जो है 1.18 है, इस तरह से। तो इस तरह से सभी अभिक्रियाओं, सभी जो युग्म हैं उनके लिए हम अर्ध अभिक्रिया लिख सकते हैं जो कि हमें दिखाई दे रही है। दूसरा, इस लैटिमर आरेख का क्या उपयोग है कि दूरी पर स्थित जो स्पीशीज़ हैं, प्रजातियां हैं, उनके लिए हम E0 की गणना, अपचयन विभव की गणना भी लैटिमर आरेख की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो लैटिमर आरेख में क्या है, कुछ स्पीशीज जो है पास में स्थित नहीं होती हैं, पास में स्थित न होकर थोड़ी सी एक दूसरे से दूर स्थित होती हैं। तो उन दूर स्थित वाली स्पीशीज के लिए भी हम अपचयन विभव की गणना लैटिमर आरेख की सहायता से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने HNO3 का नाइट्रोजन की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं का जो लैटिमर आरेख देखा था, उसमें हम देख रहे हैं कि NO3- जो है N2O4 में कन्वर्ट हो रहा है, परंतु जब ये HNO2 में कन्वर्ट होगा तो NO3- HNO2 में जब कन्वर्ट होगा तो उसके लिए अपचयन विभव का मान जो है हम किस प्रकार से निकालते हैं, इसको भी हम लैटिमर आरेख के द्वारा समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया है ये लैटिमर आरेख हमें दिया हुआ है जिसमें हमें क्या करना है, NO3 से HNO2 के लिए अपचयन विभव का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, HNO2 से संबंधित सबसे पहले हाफ सेल रिएक्शन लिख लेंगे, फिर 1 और 2 रिएक्शन को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो NO3 जो है सीधे किस में कन्वर्ट हो रहा है, HNO2 में, तो इसको हम लिख लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए वही नियम लागू करना है, चूँकि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में हो रही है तो सबसे पहले H2O के मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, फिर उसके विपरीत साइड में H आयन जोड़ेंगे और लास्ट में इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो हमें ये अभिक्रिया प्राप्त होगी जिसमें NO3- + 3H + 2 इलेक्ट्रॉन = HNO2 + H2O। तो इसमें क्या करते हैं, अब सर्वप्रथम अभिक्रिया फर्स्ट के लिए N के ऑक्सीडेशन नंबर का अंतर निकाल लेते हैं। तो जब हम NO3 से N2O4 में जाते हैं तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का अंतर कितना है, 5 - 4 यानी कि 1। अब इसको क्या करते हैं, इस अभिक्रिया के लिए अपचयन विभव के मान से गुणा कर लेते हैं और N1 निकाल लेते हैं। तो ये N1 कितना आएगा, 1 × 0.803 आ जाता है। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया के लिए भी ऑक्सीडेशन नंबर का अंतर निकाल लेते हैं। दूसरी अभिक्रिया यानी कि N2O4 HNO2, इसके लिए अंतर आ रहा है +1 और इसके लिए भी हम अपचयन विभव का मान N2E20 से निकाल लेते हैं। तो इसके लिए कितना आता है, 1.065 वोल्ट। और अंत में दी गई अभिक्रिया के लिए ऑक्सीकरण अंक का अंतर निकालते हैं जो किसके इक्वल आता है, यानी कि NO3- जब HNO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके ऑक्सीकरण अंक का अंतर कितना आएगा, 5 - 3 यानी कि 2। अब अपचयन विभव निम्न सूत्र की सहायता से निकालते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए E0 आ जाएगा = 1/n, जहाँ पर n क्या है, दी गई अभिक्रिया के लिए
दी गई अभिक्रिया के लिए ऑक्सीकरण अंक का अंतर, जो कि हमने देखा है कि नाइट्रोजन के लिए 2 आया है, तो इसका E का मान हो जाएगा 1/2 इंटू N1E1 प्लस N2E2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0.083 प्लस 1.605, तो इस अभिक्रिया के लिए E0 का मान आता है 0.934 वोल्ट, और अर्थात इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं NO3 माइनस एरो HNO2, और इसके ऊपर हम लिख लेते हैं 0.934, और इसके लिए ऑक्सीकरण अंक का मान NO3 माइनस में +5 है और HNO2 में कितना है +3। इसके बाद नंबर 3 जो उपयोग है लैटिमर आरेख का, उससे हम बता सकते हैं कि असमानुपातन किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का असमानुपातन होगा या नहीं होगा, यानी कि लैटिमर आरेख की सहायता से किसी प्रजाति की अपने दाईं ओर स्थित प्रजाति और उसके युग्म के साथ मानक अपचयन विभव का जो मान है E0 से अधिक हो, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं असमानुपातन होता क्या है। तो पहले भी हमने पढ़ा था कि असमानुपातन क्या है, जब कोई तत्व का ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ हो तो इसे हम क्या कहते हैं असमानुपातन। फॉर एग्जाम्पल H2O2 लिखा हुआ है, H2O2 H2O में भी परिवर्तित हो रहा है और H2O2 ऑक्सीजन में भी परिवर्तित हो रहा है। ऑक्सीजन में इसकी ऑक्सीकरण अंक जो 0 है, H2O में इसकी जो ऑक्सीकरण अंक है ऑक्सीजन का -2 है। तो इस तरह से हम इसको हम बता सकते हैं कि अभिक्रिया का असमानुपातन होगा या नहीं। यदि राइट साइड के अपचयन विभव का मान लेफ्ट साइड के अपचयन विभव की अपेक्षा अधिक हो, यानी कि E2 का जो मान है E1 से अधिक हो, तो उसमें सदैव क्या होगा, असमानुपातन होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि H2O2 जब H2O में परिवर्तित हो रहा है यानी कि राइट साइड में, तो इसके अपचयन विभव का मान 1.76 है, जबकि लेफ्ट साइड के जो अभिक्रिया है जिसमें H2O2 O2 में परिवर्तित हो रहा है, इसके अपचयन विभव का मान 0.70 है, जो कि राइट साइड से कम है। अतः H2O2 का स्वतः असमानुपातन होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर H2O and O2 में। थैंक यू।